नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं। और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सही दिशा में व्यस्त हैं। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है आधुनिक भारतीय इतिहास तक, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक। और इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन समाप्त भी कर लिया है और हम लोगों ने शुरुआत कर दी है भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक की हम लोगों ने बात करना शुरुआत कर दी है। और इसी क्रम में आपको एक वीडियो भी दे दिया गया है और आज ये जो वीडियो है दोस्तों वह है पार्ट नंबर 2, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, और इसी को हिंदी में हम लोग जानते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत में यूरोपियों का आगमन। इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार इससे सवाल आपको देखने को मिलते ही रहते हैं उन तमाम एग्जामों में जिनमें भी इतिहास आता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर इतिहास पूछा जाता है, और जानते हैं आपकी इतिहास जीएस सेक्शन के अंदर पूछा जाता है, जनरल स्टडीज जो सेक्शन आता है उसके अंदर इतिहास पूछा ही जाता है, तो आपको ये डेफिनेट क्लासेज आपकी उसमें मदद करेगा। यानी यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे और हम लोग काम ही करते हैं कहानी के रूप में कैसे सवाल आते हैं और कैसे सवालों के जवाबों को याद रखना है, इस पे हम लोग काम करते हैं। उसी क्रम को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो बात की है उसमें मैंने बताया था कि यूरोप के तरफ से 5 जगहों से लोग आए थे और जो पुर्तगाल से लोग आए थे उन्हीं को जाना गया दोस्तों पोर्तुगीज के नाम से, यानी पुर्तगाली नाम से जाना गया। और इसी में मैंने आपको बताया था कि पोर्तुगीज से आने वाला और सबसे पहला यूरोपियन जो माना गया भारत में आगमन किया वह माना गया दोस्तों वास्को डे गामा। और इसी को जाना जाता है भारत की खोज भी इसने की, क्यों की और इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं हम लोगों ने देखा। और उसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहला गवर्नर भेजा गया था, यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाली भी हम लोगों ने देखा। और वो कौन हुआ करता था? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा हुआ करता था। और जैसे ही दोस्तों फ्रांसिस्को दे अल्मीडा गया उसके बाद अगला गवर्नर कौन बन के आया है, यानी सेकंड गवर्नर कौन बना? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जाता है और ये शख्सियत भी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? अभी आपके सामने सवालों के जवाब आने लगेंगे। सेकंड गवर्नर जो बन के आया दोस्तों फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बाद वह हुआ अल्फांसो। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अल्फांसो दे अल्बार्क। कौन हुआ दोस्तों? अल्फांसो दे अल्बार्क। ठीक है, और इसका जो समय काल रहा भारत के अंदर गवर्नर के रूप में वह रहा दोस्तों 1509 से 1515 का। ठीक है, और इसी अल्फांसो डे अल्बार्क को जाना जाता है दोस्तों एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, यानी एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। इससे जो मतलब है दोस्तों वह यह है कि अगर ये नहीं होता, ये गवर्नर बन के नहीं आया होता तो पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया होता इंडिया में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य अपने कदम को जमा नहीं पाया होता और इनका जो साम्राज्य फैला, पुर्तगालियों का जो साम्राज्य फैला वह फैलने में असफल हो गया होता। यानी ये सवाल आता है कि हु वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, तो आप बोलेंगे अल्फांसो डे अल्बार्क। यानी हिंदी में ये सवाल क्या आएगा? हिंदी में पूछा जाता है कि सही मायने में संस्थापक कौन है पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में, तो आप बोलेंगे अल्फांसो डे अल्बार्क है। इसी क्रम में एक और सवाल इससे जुड़ के आता है, वह क्या है? ये एक ऐसा शख्सियत बना जिसने आम की खेती करना शुरुआत कराई। और कहाँ शुरुआत कराई दोस्तों? इंपॉर्टेंट जगह को याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसने क्या किया? इसने खेती करना शुरुआत की, इसने खेती करवाई। और किस चीज़ की खेती करवाई? आम की। आम की खेती करवाई इसने, मैंगो की खेती करवाई महाराष्ट्र में। और उसी आम को जाना जाता है दोस्तों, आपके संपर्क में कोई होंगे महाराष्ट्र के तो आप उनसे पूछिएगा। इसी आम को जो इसके द्वारा शुरुआत की गई थी लगवाने की, आज जो उसका नाम रखा गया है उस आम का नाम है दोस्तों अल्फांसो मैंगो। क्या नाम है? अल्फांसो मैंगो। इसी के नाम के ऊपर ही इस आम का नाम रख दिया गया था क्योंकि इसी ने इसकी खेती करने की शुरुआत कराई थी महाराष्ट्र में। इतने इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अल्फांसो डे अल्बार्क से। अब हम लोग आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या होगा? 1509 में इसी के द्वारा क्या हुआ? 1509 में कोचीन को, आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि पुर्तगालियों की जो सबसे फैक्ट्री
पहली बार लगाई गई, यानी पुर्तगालियों की जो फर्स्ट फैक्ट्री हुआ करती थी वह कहाँ लगवाई गई थी? कोचीन में लगवाई गई थी। और कब लगवाई गई थी? 1503 में लगाई गई थी। 1509 में कोचीन को, यानी कोचीन जो जगह हुआ करती थी उसको इसने बना ली पुर्तगालियों की राजधानी, कैपिटल बना दिया। किसने बनाया? अल्फांसो डे अल्बार्क ने। यानी इसके सामने से आपको 3 सवाल मिले। अब हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपको देखने को मिलता है, हो सके आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी देखने को मिल जाए। 1510 में 1510 में दोस्तों इसने अटैक किया, इसने आक्रमण किया। किसके ऊपर? इस सवाल को हम लोग देखेंगे। इसने आक्रमण किया दोस्तों आदिल शाही सुल्तान के ऊपर। कहाँ पे आक्रमण किया? आदिल शाही सुल्तान के ऊपर, जो कि कहाँ का सुल्तान हुआ करता था? बीजापुर का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1510 में अल्फांसो डे अल्बार्क के द्वारा, जो कि दूसरा गवर्नर हुआ करता था पुर्तगालियों का और जिसको माना गया पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, उसी के द्वारा क्या किया गया? अटैक किया गया, आक्रमण किया गया। किसके ऊपर? आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर के ऊपर। यानी आदिल शाही जो सुल्तान हुआ करता था, कहाँ का हुआ करता था? बीजापुर का। उसी के ऊपर आक्रमण किया गया इसी के द्वारा। और इसी के चलते हुए, ध्यान देंगे आप, इसी के चलते हुए इसने हथियाया, इसने आदिल शाही सुल्तान से क्या लिया? गोवा को अपने अंडर में ले लिया। यानी अब गोवा किसके पास है? गोवा है अल्फांसो डे अल्बार्क के पास पहुंच चुका है 1510 में। यानी ये पाया गोवा किसके हाथों से? आदिल शाही सुल्तान के हाथों से, जो कि सुल्तान हुआ करता था बीजापुर का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब इस गोवा के ऊपर से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। सवाल क्या मिलता है, इस चीज़ पे हम लोग आगे अब काम करेंगे। आपने देखा कि अल्फांसो डे अल्बार्क के द्वारा गोवा को अपने अंडर में ले लिया गया। गोवा जो हुआ करता था वह पुर्तगालियों के अधीन हो चुका था, पुर्तगाली साम्राज्य में विलीन हो चुका था। और इसी क्रम में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि अल्फांसो डे अल्बार्क, अभी आपको मैंने बताया कि इसका जो समय काल रहा भारत के अंदर वो रहा 1509 से 1515 तक का। 1515 में ये मर गया। और मरा कहाँ? ये मरा दोस्तों ये भारत के अंदर ही, यानी भारत में ही मरा था ये। इस बात को आप याद रखेंगे। इसी क्रम में एक और कड़ी आपको जोड़ के याद रखनी है। 1528 में वास्को डी गामा आया दोस्तों भारत। याद रखना है, ये तीसरी बार आया था भारत दोस्तों इस बार। यानी जो 1528 में वास्को डी गामा भारत आया था, ये इसका तीसरा दौरा हुआ करता था भारत के लिए। 1528 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और इस बार एक ऐसी चीज़ हुई कि ये भारत में ही रह गया। हुआ क्या? ये मरा दोस्तों 1528 में ही। 1528 में ये तीसरी बार भारत आया था और 1528 में ही मरा। यानी ये मरा कहाँ? ये मरा दोस्तों इंडिया में, यानी भारत में मरा। इस बात को आपको याद रखना। यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं कि वास्को डी गामा का अंत कहाँ हुआ था, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप बोलेंगे भारत में। और कब हुई थी? तो 1528 में, जब ये अपने तीसरे दौरे पे आया था भारत के लिए, यानी थर्ड टाइम ये भारत में आया था। अब हमें क्या आगे ध्यान देना है? 1529 आगे के समय काल इंपॉर्टेंट हैं। 1529 से 1538 के बीच एक गवर्नर बना के भेजा गया। आप देखें कि अल्फांसो डे अल्बार्क के बाद बहुत सारे गवर्नर आएंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं किया था जिसके ऊपर सवाल बनते, तो उनकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 1528 आपको याद रखना है, 1515 के बाद, उसके बाद आपको याद रखना है 1529 से 1538 का शासनकाल। 1529 से 1538 के बीच में दोस्तों एक गवर्नर बना के भेजा गया जिसका नाम था नूनो दे कून्हा। क्या नाम था? नूनो दे कून्हा। ये गवर्नर बना के भेजा गया पुर्तगालियों की तरफ से। अब ये हुआ क्या? नूनो दे कून्हा था जो दोस्तों, इसने क्या किया? इसने जो कोचीन आप देखे थे, कोचीन को अभी क्या बना दिया गया था? कैपिटल बना दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो जो पुर्तगालियों की कैपिटल, पुर्तगालियों की जो राजधानी बन के रह गई थी कोचीन, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया और गोवा को बना दिया नई राजधानी पुर्तगालियों के लिए। यानी नूनो दे कून्हा के ही द्वारा गोवा को बनाया गया, कैपिटल राजधानी बनाया गया, जो कि गवर्नर हुआ करता था 1529 से 1538 के समय काल के बीचों बीच। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। और ये काम हुआ कब? जब कोचीन से गोवा में कन्वर्ट किया गया राजधानी को। ये काम हुआ था दोस्तों 1530 में। इम्पॉर्टेंट है,
याद रखेंगे आप लोग। 1530 में राजधानी को बदल दिया गया और बनी नई राजधानी कौन? गोवा। अब आपको याद रखना है, गोवा के ऊपर कई सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी राज व्यवस्था यानी पॉलिटी सब्जेक्ट में भी जानते हैं आप, जीएस का एक मेजर सब्जेक्ट और होता है जिसको हम लोग जानते हैं पॉलिटी के नाम से, यानी राज व्यवस्था के नाम से। ये सवाल असल में उसी में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी उस पर चर्चा कर लेंगे। गोवा जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 1961 ये जो समय काल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 1961 ईस्वी गोवा के लिए ऐतिहासिक साबित हुई। क्यों हुई? अभी तक यानी 1961 तक गोवा के ऊपर कौन हुकूमत कर रहे थे? गोवा के ऊपर हुकूमत कर रहे थे पुर्तगाली, यानी पोर्तुगीज हुकूमत कर रहे थे। 1961 तक गोवा में कौन रह रहे थे? हुकूमत किसके द्वारा, शासन किसके द्वारा किया जा रहा था? पुर्तगालियों के द्वारा। 1961 में ही, याद रखना है, 1961 में ही गोवा, याद रखेंगे, गोवा और साथ में दोस्तों दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, और कहा गया ये आज से आज़ाद है, ये भारत का अभिन्न अंग है। यानी गोवा और दमन दीव बन गए यूनियन टेरिटरी। क्या बन गए दोस्तों? यूनियन टेरिटरीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग आगे की कहानी पे जुड़ेंगे और देखेंगे कि आप जो है दमन एंड दीव तो आज भी हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो गोवा है वह स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया है। यानी ये क्या है? ये एक स्टेट बन चुका है, राज्य बन चुका है। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल बनता है पॉलिटी का, यानी राज्य व्यवस्था का। और आप जानते हैं जीएस में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही हुआ करता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है पॉलिटी का भी, राज व्यवस्था का भी। उसी क्रम में मैं इस सवाल की बात यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि ये सवाल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गोवा को कैसे राज्य बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी से ये राज्य तक का अपना सफ़र कैसे तय किया। मैंने बताया 1961 में ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन गोवा को 1987 में, याद रखना है, 1987 में बना दिया गया दोस्तों एक राज्य, एक स्टेट बना दिया गया। और आप जानते हैं ये किसके तहत किया गया? ये किया गया दोस्तों 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, यानी 56वें संविधान संशोधन के तहत ये काम किया गया था। गोवा को क्या बना दिया गया था? एक राज्य बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर एक राज्य बन गया था ये। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये काम किया गया था। और इसी क्रम में दोस्तों गोवा कौन सा राज्य बना था? चौथे नंबर का राज्य बना था। आपको याद रखना है ये 25th नंबर का राज्य उस समय बना था। और ये सब काम कब हुआ? 1987 में हुआ। और इसी क्रम में आपको जानकारी भी है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ही भारत का कौन है? तो आप बोलेंगे गोवा है। ये सब बातें किसकी हैं? ये सब बातें हैं दोस्तों पॉलिटी की, राज व्यवस्था की। लेकिन यहाँ से सवाल अभी जुड़ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। 56वां संविधान संशोधन हुआ, इसी के तहत 25वां राज्य बना दिया गया इसे, और ये 1987 में हुआ था। 1987 तक ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में इसे राज्य बना दिया गया और आज तक राज्य चला आ रहा है। और दमन एंड दीव आज भी आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि इनका पोर्तुगीज का मेजर योगदान, यानी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी इनका जो प्रमुख योगदान रहा भारत के अंदर, वह क्या क्या रहा? मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से कई सवाल आपको देखने को मिलते हैं। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। अगर आप दोस्तों चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा लाभ उठाएं। बस इसी क्रम में हम लोग आगे की कहानी को जोड़ते हैं और समझते हैं। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया हुआ क्या? पोर्तुगीज के ही द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों के ही द्वारा सबसे जो पहला और सबसे ऐतिहासिक काम जो शुरुआत किया गया आलू की खेती का, यानी हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, आलू की जो खेती की शुरुआत हुई है दोस्तों, वह हुई है पुर्तगालियों के द्वारा। हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, ठीक है, आलू की खेती। दूसरा जो ऐतिहासिक काम हुआ, जो इनका मेजर योगदान रहा भारत के लिए, वह रहा दोस्तों लाल मिर्च, रेड चिली। अगर पुर्तगाली नहीं होते तो आज लाल चिली हम लोग नहीं देखते, लाल मिर्च नहीं देखते। ये इन्हीं की देन मानी गई कि इनका ये एक मेजर योगदान बन गया। और इन्होंने ही शुरुआत की थी दोस्तों टोबैको की, तंबाकू। आप जानते हैं सब, तंबाकू जो है
ये पुर्तगालियों की ही देन मानी गई भारतवर्ष के लिए। और इसी क्रम में आपको याद रखना है एक और चीज़, जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग। आपको याद होगा कि जब वास्को डी गामा आया था, भारत की खोज उसने जो की थी, कि इसी तर्ज पे माना गया कि उसने यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कहाँ तक आता था, भारत तक आता था। और जिस जहाज से आया, ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि जहाज का नाम हुआ करता था साउग्रेबियल। यानी जो जहाज का निर्माण का कार्य शुरुआत हुआ भारत के अंदर, वह किसके द्वारा हुआ, वह पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। इसी क्रम में एक चीज़ आप और याद रखेंगे, आप देखते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में यूरोपियों का जो आगमन हुआ है, इनका मेन उद्देश्य ही दो हुआ करता था, एक व्यापार करना और एक होता था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होगा तो चर्च तो बनाना पड़ेगा, यानी गिरजाघर तो बनाना पड़ेगा ना। तो अब जो गिरजाघर बना दोस्तों, जिस डिजाइन में बनता है, उस डिजाइन को हम लोग जानते हैं कैथोलिक डिजाइन। किस नाम से जानते हैं, कैथोलिक डिजाइन। यानी जो कैथोलिक डिजाइन आप देखते हैं चर्चों का, जो गिरजाघर का जो डिजाइन बना हुआ होता है, देखे होंगे आप, गिरजाघर का शेप कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, आपने देखा होगा, आप जहाँ भी रहते हैं, आप जहाँ भी रहने के निवासी हैं, आप लोगों को जरूर देखने को मिला होगा, कोई ना कोई चर्च तो आपको देखे ही होंगे। तो जो डिज़ाइन है, उसी डिज़ाइन को कहा गया कैथोलिक डिज़ाइन। और कैथोलिक डिज़ाइन ऑफ जो चर्च है, ये किसकी देन मानी गई, ये पुर्तगालियों की देन मानी गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको याद रखना है, इन्होंने ही शुरुआत की थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया। यानी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया। और जो कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1556 में। और कहाँ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों गोवा में। याद रखेंगे, इतने मेजर कंट्रीब्यूशन बनते हैं पुर्तगालियों के भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए। यानी मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों, और आपको इन चीज़ों को पूरा याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है सब के सब। और मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, इसी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, यानी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसके अंदर 42 वीडियो लेक्चर आपको दिए गए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके उसे ज़रूर देख लें। और इसके आगे की बात, पुर्तगालियों की आज हम लोगों ने बात समाप्त की। अब जो दूसरे यूरोपियंस हुआ करते थे, उनकी अब हम लोग बात करने की शुरुआत करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम लोग करेंगे आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।